अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। नया दिन है, नई सुबह है और दुआ है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़, और नए दिन का आगाज़ एक खूबसूरत सी नसीहत के साथ ही करना चाहिए कि जनाब हमारी ज़िंदगी के ना कई मसाइल कुछ इस किस्म के भी होते हैं कि आप उन्हें अपने जहन पर चंद मिनट सवार रखें तो वो ठीक लगते हैं, लेकिन उन्हें अगर ज़्यादा देर तक सोचते रहें तो वो आपके लिए सर का दर्द भी बन जाएंगे। उन्हें और ज़्यादा देर तक सोचते रहें तो वो आपको मफलूज कर देंगे और आप कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस के बारे में ना सोचना यकीनन एक अहमियत भी रखता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि हर दिन के एंड पर सोने से पहले उन तमाम तर मसाइल को जहन से उतार दिया जाए और इस तरीके से ना आप किसी किस्म के जहनी तनाव में नहीं रहते हैं। और बहुत से लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं और मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ कि जनाब रात को नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती है। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि हम वो जो सोचों का जो गुच्छा होता है, जो हौच पौच होता है हमारे थॉट्स का, उसको हम निकालते नहीं हैं और वो सारी रात हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। तो इसलिए दिन भर जो भी आप सोच रहे होते हैं, जब आप सोने के लिए लेटे तो जनाब आप आराम से अपने जो आपके जो सोचे हैं उनको निकाल के और सोने की कोशिश हमें करनी चाहिए ताकि सुकून की नींद हम सो सके और सुबह जब हम उठें और एक दिन का आगाज़ करें तो एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ दिन का आगाज़ हमें करना चाहिए। तो इसलिए ये जो सोचे हैं ना, इनको हैंडल करना हमें आना चाहिए। हर किस्म के मसाइल हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन इन मसाइल पर गैर ज़रूरी सोच विचार से बेहतर है कि हम उनको पीछे छोड़कर उनका हल ढूंढने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। तो आप लोग भी यकीनन इन तमाम तर चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, टेंशन होती है हर किसी को, इस तरह के चैलेंजेस भी दरपेश आते हैं, लेकिन उनसे मुकाबला करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जनाब ये था आज का पैगाम जो आपके साथ हमने शेयर करना था। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत से जुड़े मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और इनका बेहतर इलाज और एहतियात जानने की कोशिश भी करते हैं। तो जनाब आज के दौर में ना इंसान को वबाओं ने घेरा हुआ है। पहले ख़तरनाक कोरोना आया और फिर डेंगू के वार ने आवाम को हॉस्पिटल्स तक पहुँचाया। अब मंकी पॉक्स ने मुल्क पर हमला कर दिया है। मंकी पॉक्स दरअसल एक ऐसा वायरस है जो बुनियादी तौर पर जानवरों से इंसानों में ट्रांसफ़र होता है। मंकी पॉक्स वायरस के पॉक्स वायरिडाई फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इस फैमिली को मज़ीद 2 ज़ेली ख़ानदानों में तकसीम किया गया है, जिनमें 22 अनवा हैं और मजमूई तौर पर इस फैमिली में वायरस की 83 इक़साम है। और इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले वायरस में स्मॉल पॉक्स यानी जिसको चीचक भी कहा जाता है वो भी शामिल है और अलामात में करीब तरीन होने की वजह से मंकी पॉक्स को इसका कज़न कहा जा रहा है। तो मुल्क में मंकी पॉक्स के 2 मरीज़ों की तस्दीक हो चुकी है। NIH के मुताबिक मज़कूरा मरीज़ों ने सऊदी अरब का सफ़र किया और उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में रखा जाए और जहां उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई। और अगर पस मंज़र की बात की जाए तो मंकी पॉक्स का जो नुक्ता आगाज़ है ना, वो अफ्रीका बताया जा रहा है। और मंकी पॉक्स की 2 इक़साम दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक किस्म मगरबी अफ्रीका में जबकि दूसरी वस्ती अफ्रीका में कांगू तास के इतराफ मौजूद ममालिक में पाई जाती है। तो दुनिया में इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस 1970 में अफ्रीकी मुल्क में ही आया था और एक बच्चे में ये सामने आया था। तो ताहम अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है हम सब के लिए कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, इसका इलाज किस तरह मुमकिन बनाया जा रहा है, इससे बचाव किस तरह किया जा सकता है, इसकी अलामात, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहती जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर फौजिया, जब भी हम नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ में दोबारा से इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं, कोई नया वायरस दोबारा से आ जाता है। ऑलरेडी हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उसकी नेक्स्ट वेव भी आ चुकी है, वो भी सर उठाना शुरू हो गई है। अब मंकी पॉक्स के मरीज़ भी 2 जो है वो रिपोर्ट हो चुके पाकिस्तान में। है क्या मंकी पॉक्स? कुछ इसकी हिस्ट्री मैंने बताई है, अफ्रीका से आया है, लेकिन एक्चुअली है क्या ये?
हाँ मुनीबा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पर बात करने का। असल में देखें, ग्लोबलाइजेशन जो है ना, हम जैसे जैसे ट्रैवल आम होता जा रहा है, बहुत आसान हो गया। आप अपने एयरप्लेन में बैठते हैं, एक दूसरे मुल्क में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आराम से पहुंच जाते हैं। तो ऐसी बीमारियां जो कि किसी वक्त में एक जगह कंटेंट होती थी, जैसे अफ्रीका की बीमारियां अफ्रीका में रहती थी, मुख्तलिफ इलाकों की बीमारियां वहीं पर रहती थी, अब वो वहाँ तक महदूद नहीं रही। ये तो आपको याद होगा कि पिछले साल 2022 में मई में 6 मई को, बल्कि एग्जैक्टली टू बी वेरी एग्जैक्ट, एक केस रिपोर्ट हुआ था। लेकिन हुआ था वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में। ये अफ्रीका की बीमारी है, अब अफ्रीका तक नहीं रही, ये शुरू ही यूके से हुई। क्या वजह है, नोबडी नोज। इसमें ये वायरस, ये भी वायरल बीमारी है, छूत की बीमारी है। अच्छा जी, जिसका कोविड था, डेंगू था, ये वो वाला वायरस थोड़ा सा डिफरेंट था इस वाले वायरस से। लेकिन ये ज़्यादातर बीमारियां वो हैं जो जानवरों से शुरू होती हैं, इंसानों में मुंतकिल हो जाती हैं, और फिर उसके बाद इंसानों से इंसानों में इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं। ठीक है। कोविड जो था वो हम सांस से लेते थे, जिसमें एयर ड्रॉपलेट्स याद होगा आपको, डिस्टेंस होता था। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें ये छूत की बीमारी है। इसमें आप जैसा कोविड में आप बर्तन यूज़ कर लेते थे, इतना फर्क महसूस होता था, उस तरह से ट्रांसमिशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी सांस के जरिए थी। सही। ये हाथ लगने से कि ऐसा मरीज़ जिसका कांटेक्ट हुआ है ऐसे मरीज़ से जिसको कन्फर्म्ड एमपॉक्स था, इसको हम मंकी पॉक्स को ज़रा उस स्टिग्मा से बचाने के लिए इसको एमपॉक्स, इसको रीनेम किया गया। सही। ठीक है, तो हम इसको एमपॉक्स ही यूज़ करेंगे। तो एमपॉक्स का कोई कन्फर्म्ड केस है, उससे किसी ने उसके साथ ट्रैवल किया, उसके साथ खाया पिया, या ऐसे यानी जो आपकी बॉडी फ्लूइड्स जिसको कहते हैं, लुआब से, जिनसी मवाद से, किसिंग से, खाने पीने से, यूज बर्तन इस्तेमाल करने से, वो ये आसानी से ट्रांसमिट हो सकती है। हाथ मिलाने से, अगर आपने किसी से हाथ मिलाया, अपनी आंखों को टच किया, उस तरह भी जा सकती है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये ज़्यादा मतलब फैलता है इजीली, ये कंटेजियस बीमारी इसको कहते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर फौजिया, जो बंदा सऊदी अरब से ट्रैवल करके आया है और जो उसके आसपास जितने भी लोग थे वो भी इससे इफेक्ट हो गए होंगे? बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, इसकी जो अलामत आएंगी 1 से 4 दिन के बाद। अच्छा। जिसको बुखार है या रैश अपीयर हुआ है बुखार के साथ, या फ्लू लाइक सिम्टम्स किसी को थी, सही, नज़ला ज़ुकाम वाली सिम्टम्स हुई, और 2-3 दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद आपको रैश कहीं महसूस हुआ, फेस के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, नेक के ऊपर, बाजुओं पे, हाथों पे, पाँव पे, या जेनिटल एरियाज़ में कहीं रैश महसूस होता है। और इसका रैश थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये दानों की सूरत में भी नज़र आ सकता है। अच्छा। जिसका कहते हैं कि दाना बना है और उसमें दर्द हो रही है, पेनफुल जिसको कहते हैं ना, पेनफुल रैश। ठीक है। और साथ आपकी हिस्ट्री है, और जनरलाइज्ड वीकनेस है जिससे वायरल डिजीज़ में होती है, तो आपको ज़रूरी है कि आप किसी हेल्थ प्रोवाइडर से रब्ता करें, डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जो स्पेसिफिक टेस्टिंग है वो ज़रूर कराएं। अच्छा, जो रैश वो किस तरह का होगा? बहुत से लोग हैं ना, उनको इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है, तो वो खारिश होना उन्हें शुरू हो जाती है, उसके बाद भी वो दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये उससे भी इसमें अलामत आ सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सवाल है। याद होगा कि जो हमारी एज के लोग हैं, जिनको लेट 60s में, अर्ली 70s में जिनको चेचक की वैक्सीनेशन लगी हुई है, वो तो महफूज हैं इससे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन उसी फैमिली से रिलेट करता है, और चेचक जैसा रैश होता है इसमें, लाकड़ा काकड़ा जिसको कहते हैं, या चेचक जो स्मॉल पॉक्स है, ये उस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है इसको। और इसमें कई दफ़ा दाने बन जाते हैं, जो पेनफुल रैश होता है, कई दफ़ा छाले बन जाते हैं। अच्छा। और छाले बन के उसके अंदर पानी पड़ जाता है, या उसके क्रस्ट बन जाता है। तो जब तक वो रैश हील नहीं होता टोटली, नीचे से नई स्किन नहीं निकल आती और अभी बाकी सिम्टम्स खत्म नहीं होती, तब तक ये एक बंदा से दूसरे बंदे में इजीली ट्रांसमिट कर देगा। तो इसलिए बेहतर है, एक तो जिन फ्लाइट्स पे वो पेशेंट आए हैं, जो कि अभी डायग्नोज हुए हैं इस्लामाबाद में, जी, वो कंफर्म हो गया, इस NIH इस्लामाबाद में इसकी टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे हमारी जिना हॉस्पिटल में मैंने तैयारी कर लिया, हम यहाँ पे बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक पब्लिक हेल्थ लैब है लाहौर में, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। सही। हमारी मतलब कहने का है कि अगर लाहौर में कोई आता है इस तरह का पेशेंट, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो डॉक्टर को दिखाए।
जब वो क्लिनिशियन एक दफ़ा असेस कर लेगा, उसको कोरिलेट कर लेगा। इसके इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? बुखार चढ़ेगा, लेथार्जिक फील होगा, क्या होगा? मतलब फौरन से तो आपको वो रैश होना शुरू नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्लू लाइक सिम्टम्स किसी को नज़ला जुकाम का हो तो उसमें हमें देखें कोविड की भी एक नया म्यूटेंट आ गया है, वो भी अभी सर्कुलेट कर रहा है। तो सही। अगर आपको फ्लू है तो उसको इग्नोर नहीं करना। इट कुड बी इन्फ्लुएंजा, कोविड हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो एम्पॉक्स की शुरुआत। बुखार होगा, अगर बुखार के साथ उस तरह की सिम्टम्स के साथ कहीं पेनफुल रैश होता है, कहीं ऐसे दाने बने जिनके अंदर दर्द हो रही है, बुखार है, ठीक है, आपको कुछ दिन पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स भी थी, और या छाले बनने शुरू हो गए उस रैश में, जो स्पेसिफिक एरियाज मैंने आपको मेंशन किए, और अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, इस तरह की ट्रैवल की हिस्ट्री है, तो आप ज़रूर अपने मॉलिज से रब्ता करें और उनको दरख्वास्त करें कि आपकी स्पेसिफिक टेस्टिंग की जाए। तो अच्छा, इसके लिए क्वारंटाइन पीरियड भी होगा? कितना होना चाहिए क्वारंटाइन पीरियड? कम से कम 2 हफ्ते तो ज़रूर होना चाहिए, जब तक आपका वो रैश कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाता, क्लीन नहीं हो जाता, नीचे से नई स्किन नहीं निकल आती, तब तक आपने एहतियात करनी है। और घर में भी अपने आप को अलहदा से रखना है, बर्तन अलहदा से इस्तेमाल करने हैं, और घर वालों को भी ये मतलब एहतियात करनी है कि जो बर्तन इस्तेमाल हुए उनको प्रॉपर्ली सैनिटाइज करें, उनको डिसइंफेक्ट ज़रूर करें। या हाउस होल्ड ब्लीच मिलती है, उससे धोएं, खाना देते हुए ग्लव्स का इस्तेमाल करें जो बाद में डिस्पोज ऑफ कर दें, और एहतियात करनी ज़रूरी है। और अगर पब्लिक प्लेसेस में कहीं जाते हैं तो अपना जो है मास्क, उसका भी ज़रूरी है, उसका लाजमी जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा, ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? क्योंकि इस तरह के बहुत से देखें कि जिनको चिकन पॉक्स पे निकलते हैं या स्मॉल पॉक्स पे निकलते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रैश के ऊपर जो दाने होते हैं उनके ऊपर ख़ारिश होती है, और वो जब हम लोग ख़ारिश करते हैं तो वो ऊपर से जो स्किन है वो छिल जाती है और जलन भी होती है, तो उसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, क्या करें? इस हवाले से भी बताएं। ये हमारी क्रीम या कोई ऐसी चीज़? नहीं भाई, इसकी जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी। अच्छा। और अगर मॉलिज समझते हैं एंटीवायरल देनी पड़ती हैं तो देंगे, अदरवाइज़ आपने एहतियात करनी है, अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है आपने, ठीक है। अगर ख़ारिश होती है तो अवॉइड करें कि आप उसको जो रैश है उसको छीलें नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ पे नया रैश, हाँ वहाँ पे नया उस तरह का रैश डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वही कंटेजियस है। ओके। और अगर सैंपल लेना होगा तो वो भी हम उस जगह से ही लेते हैं। सही। मतलब अगर इस तरह की कोई भी आपको साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, तो और खास करके अगर आपको दाने निकल रहे हैं और उसके अंदर पस पड़ गई है, जो पानी पड़ गया है, हाँ जो पड़ गया है, तो उसके हवाले से आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है कि उसको छीनना नहीं है। लेकिन खारिश बहुत होती है ना, बहुत से लोग उसका एहतियात नहीं करते हैं। जैसा कैलामिन लोशन है, कोल्ड कंप्रेसेस हैं, आप जैसा बर्फ़ वाला पानी उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कोल्ड स्पंजिंग जिसको कहते हैं, और कैलामिन लोशन यूज़ कर सकते हैं। अगर दर्द हो रही है तो पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप ज़रूर अपने मॉलिज से रब्ता करें, ठीक है, जैसे वो सजेस्ट करता है वैसे आप डॉक्टर के साथ खास करके आप कांटेक्ट में रहें, ताकि वो आपको बता सके कि आपकी सिचुएशन किस तरह की हो रही है। अच्छा, ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की फैमिली का ही है, मंकी पॉक्स जिस तरह आप भी बता रही थी, तो मैंने बहुत से पेशेंट्स को ऐसे भी देखा है कि स्मॉल पॉक्स जब उन्हें निकलते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर में भी वो रहते हैं, तो वो उस सिचुएशन में होते हैं, दूसरा हाई ग्रेड फीवर में भी रहते हैं, तो क्या इसमें भी यही देखा जाएगा? नहीं, अभी हम देखें किस तरीके से प्रेजेंट करता है। अभी तो 2 केसेस आए हैं जो अभी हमें ज़ाहिर है उनके अंदर सिम्टम्स यही वाली थी, फीवर था, रैश था, और बाकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी उनके अंदर थी। तो अब जैसे जैसे ये हम मरीज़ देखेंगे तब हम बता सकते हैं क्या है। इसकी इम्यूनाइजेशन जो है, वैक्सीन डेवलप हुई हुई है, क्योंकि बहुत पुरानी बीमारी है, इसकी वैक्सीन बनी हुई है। पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल है या नहीं है, मुझे इस वक्त आइडिया नहीं है कि इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अलबत्ता टेस्टिंग के लिए किट्स अवेलेबल हैं। इसकी PCR टेस्टिंग होती है, जो स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब हर जगह हर लैब में नहीं होता, ठीक है, लेकिन लाहौर में हमारे पास ये सहूलत मौजूद है। अगर किसी को फील होता है कि आपने ट्रैवल किया रिसेंटली ऐसे इलाके में जहाँ पे चांस हो सकता है कि वहाँ पे एमपॉक्स हो, या कोई जिस फ्लाइट पे ये पेशेंट आए थे वहाँ पे कोई पेशेंट होंगे और उनको अब अलामात शुरू हुई हैं, तो उनको ज़रूर चाहिए कि वो अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं और अपनी स्पेसिफिक टेस्टिंग कराएं। और अगर सिम्टम्स हो रही हैं तो अगर वैक्सीन अवेलेबल हो तो वो वैक्सीनेशन वो ज़रूर लगवाएं, ज़रूर करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये तो इम्पॉक्स के हवाले से बात हमने की है, या जिन्हें मंकी पॉक्स कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की भी कोई नई वेव आती जा रही है, वो भी सर उठाना शुरू हो गई है। इस हवाले से भी थोड़ा बता दें हमें।
वो तो मुनीबा अब हम देखें सब बस अल्लाह ताला रहम करे सब पे। लेकिन ये कि देखें अब जिस तरह जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, गर्मी होगी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एसी ऑन हो जाते हैं, एयर कंडीशनर, बाकी खिड़कियां दरवाजे बंद हो जाते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में आप सांस ले रहे होते हैं। तो जहाँ पे आपको खदशा हो कि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे आप अपने एहतियातन अपने मास्क पहन लें और वही हाथ फ्रीक्वेंटली धोएं। आम साबुन जो है वो जब उसे आप हाथ धोते हैं 20 सेकंड के लिए तो वायरस जो है वो फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, ठीक है। उसकी जो जब आप साबुन के साथ मलेंगे अपने हाथों को तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वायरस वहीं पे इनएक्टिव हो जाते हैं। तो हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करें। कहीं आप हाथ लगाते हैं, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, कहीं मीटिंग्स में बैठते हैं, तो आप ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपने अपनी आँख, नाक, मुँह को बगैर हाथ धोए हाथ नहीं लगाना। और अगर कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो अंदर घर में दाखिल होते अपने हैंड्स वॉश करें, अपने डोर नॉब्स क्लीन करें ताकि बाहर से इन्फेक्शन ना आ सके और मास्क का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो नई वेव आई है और इसके बारे में क्या कह रहे हैं, मतलब ये भी पिछली वेव जैसी है या इसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है हमें? मुनीबा इस तरह ऐसा हम देखें, इतना तो है कि इतनी शिद्दत नहीं है सिम्टम्स में, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही। लेकिन पिछले ईद से जस्ट 2 हफ्ते पहले भी हमारे पास पॉजिटिव केसेस काफ़ी आ रहे थे और उसमें बेशक शिद्दत नहीं थी लेकिन हाँ वो उसका फैलाव तेज़ हो गया हुआ है। अच्छा, वायरस स्मार्ट हो गया हुआ है और उस अपना स्प्रेड उसने कर लिया है। और जहाँ पे उसको फील होगा कि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स लेते हैं, इम्यूनिटी कम हो जाती है आपकी, तो उसमें भी अपने वो असरात दिखा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि किस बंदे को वो वायरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर आपका जो है मुदाफ़ियती निज़ाम ज़्यादा अच्छा है तो हो सकता है आम फ्लू सिम्टम्स हो और ख़त्म हो जाए। अब लोगों ने भी ये मतलब उसको नॉन सीरियस लेना शुरू कर दिया कि ठीक है। बहुत से लोगों ने अब दोबारा से तो वो वैक्सीन भी नहीं लगवाई है जिसकी वजह से इम्यूनिटी उनकी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इसमें सिर्फ एहतियात उन लोगों को अब ज़्यादा करनी है जो क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इस तरह के लोगों को या कोई ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जिसमें उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, वो ज़रूर अपनी वैक्सीनेशन करा लें और अपने एहतियात करें। और एहतियात का दामन जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये तमाम तर प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब हम एहतियात नहीं करते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं अपनी सेहत का, तभी इन तमाम तर प्रॉब्लम्स में हम फंसते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ मौजूद थी। डॉक्टर फौजिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब मंकी पॉक्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये एक नई वबा जो है वो भी आ चुकी है जिसके 2 पॉजिटिव केसेस पाकिस्तान में सामने आ गए हैं और इसके लिए भी एहतियात लाजमी बरतनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ वज़न कम करने के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि जनाब किस तरह हमने घर रहकर एक्सरसाइज के थ्रू वज़न अपना कम करना है। रहमान अब्बास फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं और आज की टिप्स रहमान से लेते हैं। जी रहमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, लाइफ कोच, आपकी खिदमत में हाज़िर है आपको चेंज करने के लिए, आपको फिट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि सेहत है दौलत है। सेहत से बढ़ के दुनिया में कोई भी कीमती चीज़ नहीं है। तो इसलिए हमारी टीम को हम चाहते हैं कि हम आपको फिट करें, स्ट्रॉन्ग करें और आप हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपके साथ आपके जो फैमिली है, सब आपके जो अहबाब हैं, आपके जो प्यार करने वाले आपसे जुड़े, तो इसलिए सेहत बहुत ज़रूरी है। आज के वर्कआउट में मैं आपको बताऊंगा, अपर बॉडी वेट का इशू होता है, फिर जिम जाने का इशू होता है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स बतानी है। चलें आज का हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अपर बॉडी कंप्लीट वर्कआउट। मेरे पास वेट नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम अपने बॉडी वेट को यूज़ करेंगे। 4 एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज, वार्म अप भी होगा, स्ट्रेचिंग भी होगी, कार्डियो वर्कआउट भी होगा, लेकिन इस प्लान में आपने ब्रेक नहीं लेनी। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेट आर्म। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज आपने करनी है फुट पोजीशन वाइड, शोल्डर लेवल, स्ट्रेट, कोर टाइट, आर्म स्ट्रेट अप,
1, right to left move, arm stiff and strong, 2, 3, 4, लूज नहीं रखना क्योंकि लूज करने से कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जानी है कि आपको पता नहीं चलना कि मसल कौन सा हिट कर रहा है। ओके, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन स्विच करना आपने दूसरी साइड, सेम। ये अभी 1 सर्किट में बता रहा हूँ, विदाउट ब्रेक आपने करने। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई स्ट्रेट, देन राइट एंड लेफ्ट 10 ईच साइड। उसके बाद इसी पोजीशन में आपने रहना है और मॉर्निंग क्रंचेस इसको कहते हैं। आर्म्स स्ट्रेट, हैंड पोजीशन टाइट, अप देन डाउन, 1, 2। जब आपने नीचे जाना है सांस निकालनी, ब्रीद आउट करना है। जब आपने ऊपर आना है ब्रीद इन करना है। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 एक्सरसाइजेज विदाउट ब्रेक। 1 आपने स्विच करना है, फिर सेकंड, फिर स्विच करना है आपने थर्ड पे। अब उसके बाद राइट टू लेफ्ट आपने टच करना है। फुट पोजीशन वाइड आपने करने हैं जितना आप मैक्सिमम इजी आप कर सकते हो। राइट टू लेफ्ट स्लो मोशन में, 1, ओके, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 ईच साइड आपने करना है। स्विच किया, फर्स्ट एक्सरसाइज, देन सेकंड, देन थर्ड। नाउ इस सर्किट में आपने शोल्डर लेवल पोजीशन स्ट्रेट, कंसंट्रेशन आपने कंप्लीट करनी है, सिर्फ रेपिटेशन फॉर्मेलिटी आपने पूरी नहीं करनी। स्ट्रेट पोजीशन, ओके, कोर टाइट, चेस्ट अप, आर्म स्ट्रेट अप, देन ब्रीथ इन, पेट को। रहमान अब्बास फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है। रहमान, आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम बात करेंगे शहर में सियासी सूरत हाल की और साथ ही साथ मुल्क में होने वाले इलेक्शंस की बाज़गश्त की भी। हम ये देखते आए हैं कि PTI ने इलेक्शंस की तारीख के लिए मुख्तलिफ हरबे अपने इस्तेमाल किए, जिनमें असम्बलियाँ तहलील की गई सबसे पहले, और इसके बाद भी जब हुकूमत इलेक्शंस करवाने पर राज़ी नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शंस करवाने का हुक्म जारी किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया है, जबकि बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताहम नोटिफिकेशन में बेंच डी लिस्ट करने की वजूहात नहीं बताई गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अगर नज़र डाली जाए तो इलेक्शन की कोई ख़ास गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन से बायकॉट कर रखा है, जबकि दूसरी जानिब PTI ने अपने नामजद उम्मीदवारों को टिकट्स भी तकसीम कर दिए हैं और PTI के कुछ उम्मीदवारों को टिकट्स की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, जो कि रिव्यू करने के बाद दोबारा तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत और अपोजिशन मुल्क के वसी तर मफाद के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की बेंच पर लाना चाहती है, लेकिन PTM जो है उसके सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि वो किसी सूरत भी इमरान खान से बात करने के हक़ में नहीं है। तो क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिनेरियो, और जनाब आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी, उनका जो 3 रुकनी बेंच है वो भी इस हवाले से समाअत करेगा। तो क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सियासत में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। लियाकत साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह।
लियाकत साहब, क्या चल रहा है सियासत में? गहमा गहमी नज़र आ रही है? कुछ इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, क्या सूरत हाल है? देखिए, सियासत में इस वक्त तो टकराव चल रहा है और अदारों की सतह पर भी चल रहा है और सियासी जमातों की सतह पर भी चल रहा है। और दूसरा, गैर यकीनी की सूरत हाल है। कोई अदारा, कोई बाइख्तियार शख्सियत ये नहीं कह सकती कि इलेक्शन का क्या होगा। अच्छा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, और चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट की कोई शख्सियत हो, कोई भी इस पोजीशन में कहने के लिए नहीं है, क्योंकि सियासी अफरा तफरी, इंतशार, टकराव, अदारे आमने सामने इस कदर आ गए हैं कि हर कोई अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। कल जिस तरह के पार्लियामेंट ने जो है वो हैरान कुन डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें ये इंदिया दिया गया कि तौहीन पार्लियामेंट के इल्ज़ाम में इन 3 जजेस को जो है वो पार्लियामेंट में तलब किया जाए। इस्तेहकाक कमेटी के सामने इस पर भी गौर किया गया। अच्छा। और कहा गया कि इस फैसले को जो है वो इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द किया जाए। तो ये एक हुकूमत की जो है वो बहुत ही कह लें कि एक इंतहाई कदम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी या उनके फैसलों को भी जो है वो एक प्रिविलेज कमेटी में तलब करने का इरादा रखती है। हमने देखा है माजी में पंजाब में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, अच्छा, शायद उसमें एक होम सेक्रेटरी थे उस वक्त के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह। उनके ऑडिट पैरे आए तो उनको तलब करने का फैसला किया गया। लेकिन सारी पंजाब हुकूमत ने जोर लगा लिया था, होम सेक्रेटरी उस कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। और ये हुकूमत जो है ये सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बगैर चीफ जस्टिस इनके कंडक्ट को जो है वो एक प्रिविलेज कमेटी में ज़ेरे बहस लाया जाए। तो एक तो ये बड़ी इंतहाई सूरत हाल है। लेकिन रात के फिर एक डेवलपमेंट हुई है। नहीं, लेकिन मैं इसी पे बात करना चाहूँगी कि लियाकत साहब, कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि पार्लियामेंट जो है वो जजेस साहिबान को बुलाए और उनसे जवाबदेही करें कि आपके फैसले के हवाले से? देखिए, इस वक्त आइन और कानून की बात नहीं हो रही। इस वक्त तो माइट इज राइट, जिसके पास जो ताकत है वो इस्तेमाल कर रहा है। वो पार्लियामेंट में जो है इस वक्त हमने देखा है कि एक इमरान खान ने एक मातहत अदलिया की जज साहबा के हवाले से एक छोटा सा बयान दिया था, कोई बहुत नहीं, वो आज तक नाक से लकीरें उनकी निकलवाई जा रही हैं। एक मातहत अदलिया की सिविल जज, एडिशनल सेशन जज थी। तो इधर दूसरी तरफ देखें, सुप्रीम कोर्ट को ललकारा जा रहा है, चीफ जस्टिस को ललकारा जा रहा है, जजों को ललकारा जा रहा है, उनकी शख्सियात पे, उनकी ज़ातियात पे बात की जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एक तरफ एक मातहत अदलिया की जज को इमरान खान ने कहा तो उसकी, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी उस पर, लेकिन वो केस नहीं खत्म हो रहा। और दूसरी जानब ये है, बहरहाल अल्लाह खैर करें, कोई खैर का पहलू ये है कि रात को जो है वो एक वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट से रब्ता किया। अच्छा। और उनसे कहा कि वो पीटीआई को इंगेज करें, हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो उसके नतीजे में फिर रात गए जो है इमरान खान ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें शामिल कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफ़र एडवोकेट जो कि सेनेटर हैं, उनको शामिल किया गया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो कह रहे हैं हम इमरान खान से किसी भी सूरत बात नहीं करेंगे। देखिए, ये हुकूमत के कुछ 2-3 रुख हैं। एक तरफ तो उन्होंने कल भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कहा, कैबिनेट में भी कहा, उनके वज़रा ने भी कहा कि हम पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अच्छा। लेकिन फिर साथ ही रात को उस चेयरमैन सेनेट को कह के एक तो इस्तदा की गई कि हमें उस पार्लियामेंट में जो है वो जगह दी जाए मुज़ाकरात के लिए, और दूसरा जो है वो राब्ता करके हमें कमेटी बनाई जाए। जिसके बाद उन्होंने असद उमर और अपोजिशन लीडर जो है सेनेट के शहजाद वसीम, उनसे रब्ता किया और उन्होंने इमरान खान से रब्ता किया और फिर ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है तो उसमें शायद कहना चाहेंगे कि जी हमने तो इंगेज कर लिया है, कमेटी बन गई है, हमें मज़ीद वक्त दिया जाए मुज़ाकरात के लिए। देखें, इनका जो लबो लहजा है हुकूमत का, वो पार्लियामेंट में कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पर लबो लहजा कुछ और होता है। एग्जैक्टली। हाँ, वो जो बढ़ के पार्लियामेंट में मारते हैं। लेकिन कल भी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत कहा है ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पंचायती ना बने या सालसी का किरदार अदा ना करे, कानून और आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। तो क्या ये तौहीन अदालत नहीं है कि इतने बड़े बड़े जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिए जा रहे? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो इसी वजह से नाअहल हुए थे। देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी तो इस वजह से नाअहल हुए थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि आप जो है वो स्विस गवर्नमेंट को ख़त लिखें कि आसिफ अली ज़रदारी के जो असासाजात हैं उसके हवाले से। उन्होंने वो ख़त नहीं लिखा था तो उस पर उनको नाअहल किया गया। तौहीन अदालत होगी ना। तो ये अब बात यही है
कि ये मामला तौहीन अदालत से भी आगे बढ़ चुका है। अच्छा। जो तौहीन अदालत तो मतलब कोई होता है ना कि छोटा सा कोई इस तरह कोई ऐसा इकदाम हो जाए, ये तो अरादतन पीडीएम की सभी क़यादत कर रही है। मौलाना फजल रहमान भी कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं, शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं, फिर एमएनए लेवल के, और ये कि खुलेआम हो रही है, खुलेआम हो रही है, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी हो रही है, मीडिया के सामने भी हो रही है। और मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा दलाइल क्या दिए जा रहे हैं कि इन्होंने असेंबलियां क्यों तोड़ी हैं ना। भी आइन में एक शिक लिखी हुई है, या तो आइन से वो आर्टिकल निकाल दिया जाए कि सीएम जो है वो असेंबली तहलील कर सकता है। उसमें ना ये कोई लिखा है कि उसकी नीयत क्या होगी, उसका इरादा क्या होगा, उसकी ख्वाहिश क्या होगी, पसे पर्दा अज़ाइम क्या होंगे, इनका तयन करना ज़रूरी होगा, फिर असेंबली तोड़ सकता है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिखी। उसमें लिखा है कि सीएम को ये इख्तियार है कि वो असेंबली तहलील कर सकता है, किसी भी टाइम तोड़ सकता है। तो असेंबली तहलील कर दी है। अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की जा रही है कि जी पंजाब में तो ये ना इंतखाब चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं? भी खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की मकामी क़यादत ने इस पेशावर हाई कोर्ट में रिट की हुई है। अब कोई सुने ना या वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट ना हो तो क्या करें? पंजाब में कौन सा डेवलपमेंट हो गई है, पंजाब में कौन सा इलेक्शन हो गए हैं? अब बहरहाल हुकूमत जो है वो अपनी इंतहा पर जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत नहीं छोड़नी, अच्छा जो मर्जी हो जाए बस। सुप्रीम कोर्ट निकालती भी है तो शायद उसका फैसला भी मानने का इरादा नहीं रखते कि अगर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त इकदाम देती है तो, क्योंकि उसके पीछे जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरफ तो अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ ही उसने फंड्स का भी बहाना किया हुआ है। और आज फंड्स का केस जो है वो ज़ेरे समाअत नहीं है। आज सिर्फ जो 1 तारीख को इंतखाबात का केस है सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाअत होनी है। अच्छा, दूसरा एक और बाज़गश्त थी जो सुनने में आ रही थी अंसारी साहब के एतमाद का वोट भी होना था शहबाज शरीफ साहब, तो क्या तमाम तर इत्तेहादियों ने एतमाद कर लिया? उसकी क्या बना है? एतमाद के वोट की ये खबर सामने आई थी, लेकिन फिर जो फेडरल मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने इसकी तरदीद कर दी थी कि वो एतमाद का वोट लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम वज़ीर आज़म बने थे तब हमारे नंबर्स पूरे थे, तो उन्होंने एतमाद के वोट की ना ही वो ये जो खबर थी उसके मुताबिक शायद कल गुज़श्ता रोज़ एतमाद का वोट लेना था और कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई। हुकूमत इस अपने आप को इस पेचीदगी में डालना नहीं चाहती कि खुदा न खास्ता एतमाद के वोट में उनसे नंबर ही ना पूरे हों और सारा कि जो इस तरह का रिस्क ही नहीं लेना चाहती। वो कहते हैं अब लड़ाई करो बस। अच्छा, इलेक्शन हम लड़ने के काबिल, मुकाबला करेंगे हम, इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। तो हुकूमत छोड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए ज़रूरी है कि मुकाबला ही करो। और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून याद करा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होती है हमें पूछने वाले। कानून और आइन में रह के फैसले किए जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट का कहा जा रहा है। अच्छा, दूसरा हमने देखा है कि अंसारी साहब, अमीर जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब जो हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो भी हुकूमत और अपोजिशन में एक ही बेंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि पेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हो पाएगा? आ जाएंगे, मुज़ाकरात हो जाएंगे? देखिए, उनकी शहबाज शरीफ से एक मुलाकात हुई, फिर इमरान खान से मुलाकात हुई, फिर उनकी जो है जमात इस्लामी की क़यादत की, मुसलिक काफ की क़यादत की शुजात हुसैन सरवर से मुलाकात हुई। इसी तरह उनकी परवेज़ इलाही से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। तो उनके राब्ते तो हुए हैं, लेकिन बात तो ये ना है कि पीडीएम, जब असल इशू है कि पीडीएम लचक इख्तियार करती है कि नहीं करती। अच्छा, वो जब एलानिया कह रहे हैं कि हमने इमरान खान से मुज़ाकरात ही नहीं करने, exactly। तो इस वक्त फिर मद्दे मुकाबल फ्रीक कौन है? सिर्फ इमरान खान। इमरान खान के अलावा तो कोई ऐसा फ्रीक नहीं है ना। अगर इमरान खान से ही मुज़ाकरात नहीं करने तो फिर जो निज़ाम चल रहा है, जिस तरह भी चल रही है उनकी हुकूमत, वो चलेगी। तो फिर वो सिराजुल हक की काविश कहाँ कामयाब होगी, या अगर हुकूमत ये फ़ैसला कर लेती है। बहरहाल हुकूमत जो है वो कह लें कि एक दोहरी सी पॉलिसी इख्तियार कर रही है। अब मीडिया पे, पार्लियामेंट में आके कहती है हमने मुज़ाकरात नहीं करने, फिर हल्की सी जो है वो रवश इख्तियार करती है। सिराजुल हक को कह देते हैं कि आप मुज़ाकरात करें, हम इसकी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन बात तो उसी वक्त आगे बढ़ेगी जब पीडीएम की क़यादत ये फैसला करेगी कि हमने मुज़ाकरात ना सिर्फ करने हैं, अच्छा। बल्कि इन मुज़ाकरात को नतीजा खेज भी बनाना है। उसके लिए कुछ कुर्बानी भी देना पड़ेगी। यकीनी तौर पर अगर इनका इरादा है कि 8 अक्टूबर को ही इंतखाब हों,
तो मुमकिन है कि पीटीआई इस पे भी मान जाए। लेकिन इस बात की गारंटी कोई नहीं है कि ये 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात कराएंगे कि नहीं 8 कराएंगे। अक्टूबर से पहले अगर अक्टूबर के शुरू में कोई सर्वे आ गया कि इमरान खान फिर जीत रहा है तो लगता है कि फिर आगे काम चला जाएगा। अच्छा चले, ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है राना इंतज़ार हुसैन साहब हैं, सदर हैं लाहौर बार एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। सर बताइएगा, ये जो सिचुएशन सारी पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है और कल हमने देखा कि इजलास हुआ है पार्लियामेंट में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है कि वो कानून और आइन के हवाले से फैसले करे, पंचायत और सालसी का जो किरदार है वो ना निभाएं, और 3 जजेस को बुलाया गया है कि उनके फैसले को रिव्यू करने या उनके ऊपर जवाबदेही के लिए। क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? इस पर रोशनी डालिएगा कि पार्लियामेंट में बुलाया जा सकता है जजेस को। अगर पार्लियामेंट ये कहती है कि इन 3 जज साहबान का फैसला गलत है तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन करेगा, क्योंकि वो इन्हीं के फैसले के तहत जब रात 12 बजे फैसला किया गया था हाँ। कासम सूरी साहब वाले मैटर में, तो उसके तहत ही इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को रिजाइन करना चाहिए कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत यहाँ बैठे हैं। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है और ये गलत किस्म की रवैयात डालने जा रहे हैं कि अगर इस तरह से इन्होंने शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं कितने पार्लियामेंटेरियन जिन पे केसेस चल रहे हैं जो कन्विक्टेड हैं, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये फॉल्स एफिडेविट भी दिया हुआ कोर्ट में जिसके अंदर नवाज शरीफ को बेल मिली और वो पाकिस्तान से बाहर जाके बैठे हुए। वो इन्हीं अदालतों के फैसले, फिर उनको भी बुला लें और वापस, और जो कोर्ट्स के फैसले हैं उनको भी करें। और ना ऐसा होगा और ना हम ऐसा होने देंगे। अगर पार्लियामेंट ने या किसी ने भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश की, इदारों को बदनाम करने की कोशिश की, इदारों की जो है बेतौकीरी करनी शुरू की, तो बार जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हैं और फिर हम मजीद इंशाल्लाह ज़्यादा जो है मामलात के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी तरह खड़े होंगे और इनके खिलाफ जो है इंशाल्लाह पूरी एक मुहिम चलाएंगे। अच्छा, दूसरा सर बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला किया था कि 90 रोज़ के अंदर या उससे एक्सीड कर सकते हैं और इलेक्शंस होने चाहिए क्योंकि असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? कानून क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, आइन में तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 डेज में इलेक्शन करवाने। अच्छा, ठीक है। और जब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट में तो 3 जज साहबान ने जी, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच जवाब साहब ने फैसला किया था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, तो उसके तहत ही अब इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए 90 डेज के अंदर। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब आप बिला वजह आप इन चीजों को आगे लेके चल रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो उसको बरकरार रहना चाहिए। आप बिल्कुल इलेक्शन में जाएं, जो कानून है उस पर अमल दरामद होना चाहिए और उसके मुताबिक चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। यहाँ पाकिस्तानी शहरी को, हर कानून के तालिब इल्म को पता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने। लेकिन इंतज़ार हुसैन साहब, ये मुझे बताइएगा कि 14 डेट जो है वो दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 90 दिन बनते हैं यहाँ तक, तो अगर सर पे आ चुकी है ये 14 तारीख, तो अगर 90 दिन में इलेक्शंस नहीं होते तो उसके बाद के क्या लायामल अपनाया जाएगा या क्या हमारा आइन इस हवाले से फिर क्या कहता है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब बड़ी फरागदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने 14 तारीख सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। इसके बाद फिर यही है कि जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से या आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर साहब की उन्हें अपनी सीट से जो है हटा दिया गया था, तो फिर मेरा ख्याल है इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इसी किस्म के जो फैसले हैं उनकी तवक्को हमें रखनी चाहिए कि इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब फिर नाअहली भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और वो किसकी हो सकती है? वो किसी की भी हो सकती है, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन पास की। इलेक्शन कमीशन है, आपके जो ये फंड्स रिलीज नहीं कर रहे, स्टेट बैंक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, जिसको ऑर्डर किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, वो ऑर्डर को अगर वायलेट करता है तो फिर उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है।
अच्छा, दूसरा राना इंतज़ार हुसैन साहब, जिस तरह हमने बात की कि पार्लियामेंट के सामने तीनों जजेस साहिबान को बुलाया गया है, तो ये जो एक आमना सामना हो रहा है, ये किस तरह के प्रेसिडेंट हम सेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जब हुकूमत आएगी उसमें भी ये होगा? पार्लियामेंट के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है, मतलब हमारा आइन ये कहता है कि इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट के पास कि वो जजेस को बुला के उनसे जवाबदेही कर सके। बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास कहीं भी किसी भी कानून में ये नहीं लिखा हुआ बुला सकते। ठीक है। और इनके पास किसी किस्म का ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी को इस तरह बुलाएं, और जजेस को बिल्कुल ऐसा बुलाने से बुलाया ना जा सकता है और ना ऐसा होगा, और ना पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के वकला, हम या हमारी बात जो है ना हम ऐसा होने देंगे कि गलत किस्म की रवायात डाल रहे हैं अपना जो है उसको सिर्फ ये है कि अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। ठीक है जी। राना इंतज़ार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर लाहौर बार एसोसिएशन है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और कानूनी नुक्ता जानना बेहद ज़रूरी था कि जनाबी जो पार्लियामेंट में हो रहा है, उन्होंने जो जजेस साहिबान को बुलाया है, ये क्या आइन में मौजूद है, आइन या कानून इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। और उन्होंने वाज़े अल्फाज में अंसारी साहब, इंतज़ार हुसैन साहब ने बता दिया कि हमारा आइन जो है चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि पार्लियामेंट जो है वो जवाबदेही के लिए जजेस साहिबान को बुलाए। तो ये क्या जानबूझ के जो हुकूमत है या पीडीएम है वो कर क्या रही है? मतलब सियासी शहीद होना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लोग? देखें, रात वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि अगर प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी बुला सकते हैं। अच्छा, तो वो बात तो लड़ाई की है, और बात है कि शायद PMLN अब चाहती है कि पंजाब में जिस तरह उनको इमरान खान की सियासी तौर पर थ्रेट का सामना है कि वो मकबूलियत की जिस बुलंदियों पर है, तो उसका एक ही हल है कि हम सियासी तौर पर शहीद हो जाएं। ठीक है, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों हों या फिर कोई और वजह बने, लेकिन असल चीज़ ये है कि अब मैंने जो पहले बात की थी, अब आइन कानून मजाक बनकर रह गया है, कोई उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। आइन कानून मतलब आइन एक मुकद्दस दस्तावेज है जिस पर अमल करना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि 90 दिन तो गुजर गए हैं। पहले 90 दिन रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। हाँ। हर बार इस्तेमाल किया कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो, हुक्म मानने से इनकार कर दिया, फंड देने से इनकार कर दिया, सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। अब देखें हुकूमत की कह लें कि इंतहा देखें कि अब कह रहे हैं 90 दिन गुजर गए हैं। अब कौन सी, कल आपने जो इसहाक डार का बयान सुना है पार्लियामेंट में खिताब करते हो, वो आइंदा कई जो अशरे है वो गूंजता रहेगा इस पार्लियामेंट में भी, टीवी चैनल्स पर भी। कोट किया जाएगा उन चीजों को। क्या इलेक्शन लगा रखी है, कौन सी क्यामत आ जाएगी अगर इलेक्शन नहीं होते, नहीं होंगे। एग्जैक्टली। अब सोच यहाँ पर तो ये क्या कोई नया बयानिया तलाश करने की कोशिश कर रही है? बयानिया ने क्या मिलेगा, कोई बयानिया नहीं मिलेगा। मतलब दिन में 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, 10 की 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का रुख या सुप्रीम कोर्ट पे होता है या इमरान खान पे होता है, और कभी अपनी परफॉर्मेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी ये नहीं जवाब दिया महंगाई कहाँ है, गुर्बत कहाँ है, अवाम के मसाइल कहाँ है, कहीं नहीं। फंड 21 अरब देने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे, और अपने MNAs को फंड दिए जा रहे हैं, दूसरे जो जहाँ पर अपनी ज़रूरियात हैं उसके लिए फ़ंड दिए जा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट कैसे पहले बजट मंजूर कर ले। वो पाकिस्तान के पूरी दुनिया में ये रवायत है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो इस मंजूर पहले खर्च की जाती हैं, बाद में मंजूर होती हैं। अगर आपने देखा हो कि हर माली साल के बजट के बाद एक नए माली साल का बजट आता है और एक गुज़श्ता माली साल का सप्लीमेंट्री बजट आता है जो खर्च कर लिया होता है, लेकिन पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी लेना होती है। तो ये कौन सी नई साइंस कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को इससे पहले मंजूरी ली जाए और बाद ये लोग अपने ही कोई कानून तरतीब दे रहे हैं, बस कवानीन अपने ही है कोई इनके। ये PDM की अपनी सोच है जो उनके अपने मफादात के गिर्द घूमती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि PDM की क़यादत ने कौम को मायूस किया है। कौम को मायूस? आप अंसारी साहब ये देखिए, पिछले हफ्ते की जो इन्फ्लेशन रेट की जो महंगाई के ग्राफ जो आया था, जो रिपोर्ट आई है, उसमें 47% इजाफा हुआ है महंगाई में खास करके। तो आप देख लें कि हमारा पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है कि जो सफ़ेद पोश हैं वो तो पिसते ही जा रहे हैं बेचारे।
नहीं, उनकी आवाम की तो फिक्र ही नहीं है। कभी आवाम के लिए राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, कभी ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, कभी साद रफीक की किसी सुनी की है? भी नहीं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ऊपर से आप देखें ना, निगरान हुकूमतों का एक 90 दिन की मुद्दत होती है, वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे वो हैं। फिर भी काम कर रहे हैं और करते जाएंगे। मतलब ये मुल्क में कानून आइन तो कोई नाम की फिर चीज़ रह ना गई। ये तो फिर ये है वही कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, लेकिन इस जिस तरह वक्त ताकत इंतज़ार है। हुसैन साहब लेकिन ने ये कहा है- रवायात जो कायम कर हाँ रहे जी। हैं कि जब हुकूमत में है तो फिर खींची जाओ हुकूमत, खींची जाओ। कल को कोई इन्हें ये नहीं अंदाजा कि इन्होंने कभी अपोजिशन में भी आना है ना, तो कल को ये अपोजिशन में होंगे, उस वक्त तो की फिर क्या हुकूमत होगा? यही हरबे इस्तेमाल करेगी तो क्या तो करेंगे? फिर ये क्योंकि लोग इन्होंने फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट कि को ये तो- हमारे साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, एंड पे क्या हल क्या है? आपको लग रहा है कि सिराजुल हक साहब जो कोशिशें कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर लाने की, वो देखें, हो सकती हैं पूरी? मुज़ाकरात ही हल है मसले का। ठीक अब है। जिस हद तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनाज़ बना दिया है, उसका भी ये फैसला नहीं मानेंगे। इसलिए मुज़ाकरात ही हल है। और हुकूमत जो है उसको चाहिए कि अगर कहीं भी अक्टूबर से पहले सितंबर, अगस्त या कहीं पे भी जो है, इनकी गालबन अगस्त के महीने में हुकूमत की हाँ मुद्दत जी, हाँ पूरी जी। हो रही है, तो अगर सितंबर में कोई डेट बनती है तो उन्हें उस पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए, वरना तो फिर इंतशार ही है ना। वो तो इंतशार चाह रहा है और इस तरह के माहौल में ना ये मुल्क चला सकते हैं, ना मईशत चला सकते हैं, ना पब्लिक को डिलीवर कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, पीडीएम के जो 85-86 जो वज़रा हैं, मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, उनकी गाड़ियों पे पाकिस्तान का परचम लहराता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान तबाही के दहाने पर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। एंड पे हल यही है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के एक दूसरे को सुना जाए और मिलकर आगे बढ़ा जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट और इदारों को मुतनाज़ बनाने के हवाले से ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इनसे भी गुरेज करनी चाहिए और मिल बैठ के मुज़ाकरात के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके और जो मुल्क है वो भी तरक्की कर सके। हमारे साथ लियाकत अंसारी साहब मौजूद है। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। तो जनाब, आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इंसान खूबसूरती को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है। और एक ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी सलाहियतों और सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी चीज़ को इस अंदाज से डिज़ाइन करता है कि उसमें खूबसूरती, इनफरादियत और नफासत के तमाम पहलुओं को उजागर करके देखने वाले की तवज्जो भी हासिल की जाए। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जदीद सॉफ्टवेयर्स की आमद ने इस शोबे को बहुत ज़्यादा पुरकशिश और दिलचस्प भी बना दिया है। इस जदीद दौर में ग्राफिक डिज़ाइनर्स की चांदी हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन पैसा कमाने का एक बेहतरीन तरीका ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक उम्दा तनख्वाह वाला काम भी है। अगर आप क्रिएटिव हैं और आपको कंप्यूटर में काम करना भी पसंद है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके लिए एक बेहतरीन काम साबित हो सकता है। और आज के दौर में ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। और कामयाब ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनने के बाद आप नौकरी, फ्रीलांसिंग या फिर अपना बिजनेस करके अच्छी आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जब हम ये रिसर्च कर रहे थे, उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 50% से ज़ायद जो नौजवान हैं वो ऑनलाइन वर्क करते हैं और उनमें से ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और आज के दौर में ख़ास करके इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में नवीद अहमद मौजूद हैं, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हैं। नवीद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज वर्ल्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग डे मनाया जा रहा है और ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरे दुनिया में इसका दिन मनाया जा रहा है। तो मुझे बताइएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और इसमें जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं वो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? शुक्रिया जी। सो ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप
किसी डिज़ाइन टूल की हेल्प से या अपनी एस्थेटिक्स या क्रिएटिविटी को यूज़ करके कोई भी मीनिंगफुल चीज़ बनाते हैं जो कोई मैसेज कन्वे करती है। ठीक है। उसके मल्टीपल यूज़ केसेस हैं, जैसा कि कोई लोगो हो सकता है, आपके चैनल की ये स्ट्रीम्स चल रही हैं, नीचे आपके टिकर्स चल रहे हैं, ये सारा कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम है। आपका लोगो जिसने बनाया लाहौर न्यूज़ का, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है। फिर हम देखते हैं प्रिंट मटेरियल है, हम एड्स देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे एड्स देखते हैं, हम वेबसाइट्स देखते हैं, हम मोबाइल पे जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं और इनका ये सारा लेआउट तैयार किया जाता है कि कौन से कलर्स यूज़ होंगे, किस तरह का टेक्स्ट, किस तरह का फॉन्ट यूज़ होगा, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं अच्छी लग रही, इंडस्ट्री ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ी सीरियस इंडस्ट्री है और बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन अब कुछ रीसेंट सालों में इसका ज़रा स्कोप ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में ज़रा इंटरनेट जब से बेहतर इंटरनेट आना शुरू हुआ है तो पाकिस्तान में लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइन की सर्विसेज देना शुरू की हैं इंटरनेशनली। लेकिन अभी ये 2-4 साल में ही इसको बूस्ट मिला है और बहुत से लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं और डिज़ाइनर्स बन चुके हैं और बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। यस जी, तो वो रीसेंट ईयर्स में इसलिए है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट रीसेंट ईयर्स में बेहतर हुआ है। ठीक है। अगर आप वेस्ट की बात करें तो ग्राफिक डिज़ाइन उधर 90s में बड़ा ज़्यादा मेन स्ट्रीम हुआ और ये डिज़ाइन डे भी 90s के अंदर ही शुरू हुआ। वर्ल्ड डिज़ाइन डे, इसको वर्ल्ड डिज़ाइन डे भी कहते हैं, वर्ल्ड ग्राफिक डिज़ाइन डे भी कहते हैं। तो इससे उस वक्त वेस्ट में तो इसकी बड़ी ज़्यादा अवेयरनेस थी, लोगों को पता था कि कलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, टाइपोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन पाकिस्तान में रिसेंट टाइम्स में ये इसलिए प्रमोट हुआ, एक तो नंबर 1 इंटरनेट की वजह से, दूसरा फिर गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे खुले हैं जिन्होंने बच्चों को ये ट्रेनिंग देना शुरू की। पहले तो यही समझा जाता था कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप किसी एक प्रिंटिंग कंपनी में काम करते हैं और लोगों के शादी कार्ड या बिजनेस कार्ड्स बना के कोई 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं मंथली, तो वो एक सीरियस प्रोफेशन कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन जब से फ्रीलांसिंग मेन स्ट्रीम हुई है तो बड़ा सीरियस लोगों ने लेना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिए और वो हाईलाइट होना शुरू हो गए। तो फिर अब नाउ पीपल टेक इट सीरियसली और एक सीरियस प्रोफेशन बन के पिछले रिसेंट 3-4-5 सालों में आया है आगे और लोग अब कर रहे हैं, बहुत सारे इसको आगे लेके जा रहे हैं, बूस्ट मिले। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद है सवाल करना कि हम पैसे कितने कमा सकते हैं, बिकॉज हमने इंटरनेट पे इसके बारे में ये देखा है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम आपको शॉर्ट कोर्सेज करा देंगे इसके और कुछ ही महीनों बाद आप लाखों रुपए घर बैठे अपना कारोबार करके, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। वाकई क्या लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से? देखिए, पैसे बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, लाखों कमाए जा सकते हैं, करोड़ों भी कमाए जा सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये कह देना कि 1-2 माह के अंदर आप पैसे कमाना शुरू कर देंगे, बस शायद थोड़ी सी इनजस्टिस होगी इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप एक ट्रैक पे ज़रूर चढ़ जाते हैं, आप उसको फॉलो करते रहें, विद इन अ ईयर और 2 आप अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, लाखों में पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साल पहले शुरू किया, अब वो पर मंथ 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने लेट से 4-5 माह पहले शुरू किया था, अब वो कोई अच्छी लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पर मंथ इनकम है उनकी। तो ऐसे लोग भी हैं जो लेट से 10 सालों से इंडस्ट्री में, वो 10-20 लाख भी कमाते हैं पर मंथ का। तो स्काई इज़ द लिमिट। आपकी ऑब्वियसली इसके अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ मैटर करती है कि आपको कितना अरसा हो गया, आप कितना अच्छा काम करते हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आपकी स्किल कैसी है, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपकी एस्थेटिक सेंस कितनी है, आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स का पता है या नहीं पता। और अगर आप अच्छा डिज़ाइन बनाते हैं और उसके साथ ही साथ आपको अच्छी कम्युनिकेशन भी आती है, क्योंकि अच्छा डिज़ाइन तो बहुत सारे ऐसे लोग भी जो बेचारे अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते वो भी बनाते हैं। टूल के एक्सपर्ट तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना, आपको पता होना कि मैंने किस प्लेटफॉर्म पे जाके काम लेना है, किस तरह से क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, किस तरह से क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, कैसे उनको कोट देनी है, उनके साथ निगोशिएट कैसे करना है। तो अगर आपकी ये स्किल भी अच्छी हो डिज़ाइन के साथ ही साथ, तो स्काई इज़ द लिमिट, आप जितने मर्जी पैसे आप जितने मर्जी पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, दूसरा टूल्स के हवाले से थोड़ा हमें बताइए कि इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ हो सकते हैं। दूसरा, फिर लोग कहते हैं कि अच्छा हमने अगर करना है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो क्या हम फ़ोन पर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं? तो टूल्स तो बहुत सारे हैं। अच्छा। असल में जो डिज़ाइनर होता है वो टूल डिपेंडेंट नहीं होता। डिज़ाइनर की स्किल होती है कि उसको पता हो इंडस्ट्री ट्रेंड्स का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और उसको पता हो कि कौन से कलर्स अच्छे हैं, कौन से फॉन्ट्स अच्छे। जब उसको ये पूरी
डोमेन का पूरी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है तो फिर वो किसी भी टूल को पकड़ ले, वो अडोबी पकड़ ले, वो ऑटोडेस्क पकड़ ले, अडोबी के किसी पर्टिकुलर टूल में चला जाए, फोटोशॉप पे काम कर ले, फोटोशॉप में इमेज मैनिपुलेशन होती है, इलस्ट्रेटर में चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, वेक्टर इलस्ट्रेशंस बनती हैं, अडोबी एक्सटी में वेबसाइट्स बनती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं। तो टूल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन द मेन थिंग इज़ कि बंदे को पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा, मोबाइल फ़ोन पे भी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने फुल प्रोफेशनल काम करना है और अगर हम लाखों की बात करें तो फिर डेफिनेटली यू विल नीड अ कंप्यूटर। अगर आपने स्टार्ट करना है, अच्छा, अगर सिर्फ पॉकेट मनी निकालनी है, उन्होंने हज़ारों रुपए मतलब 40 से 50 हज़ार करना है और फ़ोन से यूज़ करना है, फ़ोन से उन्होंने स्टार्ट करना है, तो क्या, क्योंकि मैंने एक और ऐप है कैनवा, वो बहुत ज़्यादा सुनी है कि उससे भी आप ये कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताइए। कैनवा जी एक नॉन डिज़ाइनर टूल था। कैनवा इसलिए बनाया गया था कि ऐसे लोग जो कि डिज़ाइनर्स नहीं हैं वो भी अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकें। तो कैनवा का फ़ायदा ये कि उन्होंने बने बनाए टेम्पलेट्स आपको दिए हुए हैं, आप उनमें से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट एडिट करते हैं, थोड़ा बहुत अपनी तस्वीर ऐड करते हैं, जी नया डिज़ाइन बन गया। तो कैनवा में भी काम है, लेकिन अगैन अगर कैनवा में आपने बहुत अच्छे पैसे कमाने, कैनवा में भी अगर आपने लाखों कमाने, तो जो टेम्पलेट्स वो लोग बना के रखे जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप वो टेम्पलेट बनाएं ताकि लोग आपके टेम्पलेट्स यूज़ करें। जब वो आप पेड टेम्पलेट्स भी रख सकते हैं, आप फ्री टेम्पलेट्स भी रख सकते हैं। जब वो लोग टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे तो कैनवा आपको पे करेगा। ये एक अच्छा तरीका है पैसे कमाने का कैनवा से। दूसरा, अगर आपने मोबाइल फ़ोन से ही काम करना है और सिर्फ टेम्पलेट्स एडिट करने हैं, तो इस तरह के क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे जिनको कैनवा का डिज़ाइन चाहिए। $5 में, $8 में, $10 में आपने छोटा सा क्लाइंट उठाया, थोड़ा बहुत टेक्स्ट एडिट किया, थोड़े बहुत कलर्स एडिट किए, तस्वीर अपडेट की और डिज़ाइन बना के दे दिया। तो यस, उसमें भी स्कोप है, लोग मोबाइल फ़ोन पे भी काम करते हैं। अब तो ऐसे ऑनलाइन टूल्स बन गए हैं, जैसे कि अडोबी एक्सटी एक बहुत पावरफुल टूल है अडोबी का, उसमें वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस डिज़ाइन होती हैं और वो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे चलता है। अच्छा। लेकिन उसी के जैसा एक बहुत ही इक्वली पावरफुल टूल है फिग्मा, जिसको आप मोबाइल फ़ोन पे भी चला सकते हैं। मैं रिसेंटली इंटरनेट पे किसी स्टूडेंट की तस्वीर देख रहा था, उनके पास पैसे नहीं है कि वो लैपटॉप ले सकें, तो उन्होंने एक बाजार से वायरलेस कीबोर्ड लिया, अच्छा, मोबाइल फ़ोन के ऊपर वो फिग्मा चलाती हैं, वायरलेस कीबोर्ड अटैच किया, वायरलेस माउस अटैच किया और उसी पे काम करती हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैं इतने पैसे कमा लूँगी तो मैं फिर अपना लैपटॉप भी ले लूँगी। तो स्टार्ट करने के लिए यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम अ मोबाइल फ़ोन, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसके अंदर कि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप काम शुरू नहीं कर सकते। क्या बात है, मतलब आपको बस ये कि एक गाइडेंस चाहिए ना कि आपने किस तरह इसको पहला जो स्टेप है वो किस तरह उठाना है। अच्छा, आपने किस तरह स्टार्ट किया था अपना करियर? देखिए जी, मैं ग्राफिक डिज़ाइन कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एक डेकेड से। 2013-14 में मैंने शुरू किया और अगर आप एज अ हॉबी समझे तो मैं स्कूल से कर रहा हूँ। अच्छा। मेरे अब्बा ने जब मुझे पहला कंप्यूटर लेके दिया तो हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट खोल के उसमें कुछ बना लिया, उसमें ड्रॉ कर लिया, कोई बड़ा सा मॉन्स्टर बनाया, उसमें अलग-अलग रंग भर दिए। तो शुरू से ही शौक था मुझे। व्हेन आई वेंट टू माय कॉलेज, तो कॉलेज के अंदर फिर ऑब्वियसली तब थोड़े बहुत टूल्स का भी पता चल गया था, तो हमने फोटोशॉप पे तस्वीरें एडिट करना शुरू की कि यार अपनी तस्वीर को अच्छा कर लो, बैकग्राउंड चेंज कर लो, ठीक है, अब खुद को उठा के कहीं और किसी और मुल्क में खड़ा कर दो, किसी मोटरसाइकिल पे बिठा दो। तो वो एक एज अ हॉबी, एज अ फन स्टार्ट किया मैंने। लेकिन व्हेन आई गॉट टू नो कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, दैट हैपेंड इन 2014। 14 में मुझे पता चला कि ये लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करके कि किसी की तस्वीर एडिट कर दी या किसी को छोटा मोटा बैनर बना के दे दिया या कोई छोटी मोटी बेसिक ग्राफिक बना के आप $5-10 कमा सकते हैं। तो $5 $10 के ऑर्डर्स मैंने 2014 में लेना शुरू कर दिए। उस वक्त देयर वाज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ओडेस्क। ओडेस्क के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया और हम शुरू हो गए कि भाई गोरों को मैसेज करो, कोई मेरी बात सुनेगा। तो कई लोगों को मैसेज किया, कोई सुन लेता था, तो $5 आ जाते थे, $10 आ जाते थे, बड़ी खुशी होती थी क्योंकि मेरे लिए इट वॉज अ हॉबी। आई वॉज ओनली इंजॉइंग इट। मैं उसको पैसे कमाने के लिए पहले कर ही नहीं रहा था। जब मुझे पता चला कि ये मेरी हॉबी मुझे पैसा भी दे सकती है, मैंने कहा भाई मैंने यही करना है, स्टिक टू इट ना। यस। तो फिर मैंने उस वक्त से लेके 2013-14 से लेके दोबारा फिर मैंने इसी को प्रोफेशनली किया। मैंने जो प्रोफेशनल टूल्स सीखे, ऑनलाइन ही सीखे, ऑनलाइन ही हेल्प मिल जाती है आपको। उस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट थोड़ा स्लो था, यूट्यूब भी पाकिस्तान में बैंड थी, लेकिन हमने कोई ना कोई जुगाड़ किया कि यार कोई प्रॉक्सी करो। वैसे पाकिस्तानी कौम जो बड़ी जुगाड़ हुआ है वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेती है। यस, तो हमने कुछ जुगाड़ लगाए, उसको सीखना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। पता चला जी 15 में आई गॉट टू नो अबाउट अडोबी इलस्ट्रेटर। तो मुझे वो टूल बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा मैंने इसमें ही अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। तो नाउ इट्स बिन लाइक 8-9 ईयर्स के मैं उसी टूल के अंदर काम कर रहा हूँ। अब नाउ आई हैव अ टीम, क्योंकि मैं एट वन टाइम आपके पास इतना काम आ जाता है कि फिर आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते। यस, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता टीम बनाना शुरू की। तो कुछ लोग मेरे साथ अक्रॉस पाकिस्तान बैठे, हम रिमोटली काम करते हैं। मेरा कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, मैं घर से काम करता हूँ। कोई मेरा टीम मेंबर साहिवाल में बैठा है, कोई मेरा टीम मेट लाहौर में बैठा है, कोई इस्लामाबाद में बैठा है, पाकिस्तान के बाहर भी 1-2 लोग हैं। तो उनको मैं काम असाइन कर देता हूँ, क्लाइंट से खुद लेता हूँ और वो फिर काम करते हैं।
और उसकी बेसिस के ऊपर हमारा सारा अच्छा, हमारी ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन के जो हमारे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो यही सोच रहे होंगे कि अच्छा नवीद अप्रॉक्सीमेटली कितने कमा लेते हैं, मतलब रफली आइडिया आप हमें अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। बिकॉज अब सबसे पहले तो सवाल ये आ रहा है कि अच्छा एक डेकेड हो गया आपको करते हुए, तो अच्छा अब आके नवीद कितना कर लेते हैं? देखें, एक बड़ी मशहूर बात है, वो कहते हैं कि नेवर आस्क अ मैन हिज सैलरी एंड अ वुमन हर एज। तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन आई कैन टेल यू कि आई मेक इक्वली और मोर मनी देन अ सक्सेसफुल डॉक्टर और अ सक्सेसफुल इंजीनियर, जो बहुत अच्छी जॉब पाकिस्तान में कर रहा होगा, और वो लाखों में ऑब्वियसली एट टाइम्स बहुत, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल काम है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता रहता है। एट टाइम्स हमने इतने अच्छे मंथ्स भी किए हैं कि हम मिलियन PKR तो इजीली क्रॉस कर लेते हैं। एट टाइम्स ऐसे मंथ भी आ जाते हैं जब हमें 2-4 लाख कमाते हैं, तो वो मामला चलते रहते हैं। लेकिन इट्स अ वेरी गुड इनकम स्ट्रीम एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन, और बड़ा फन है, बड़ा मज़ा आता है करने में। अगर आप इसको एंजॉय करते हैं, क्रिएटिविटी आपका शौक है, कलर्स से खेलने का शौक है आपको, तो मेरे ख्याल में आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। क्या पता कि आपकी हॉबी इवेंचुअली किसी एक अच्छे प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाए। एग्जैक्टली। लेकिन जब आपने शुरू किया था नवीद, तब इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, इसमें इतने लोग नहीं थे। अब क्योंकि सबको अवेयरनेस है, तो अब क्या इस फील्ड में या इस मार्केट में स्पेस है न्यू कमर्स की कि वो आके कमा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। अच्छा, सो ओवर द टाइम इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट। अब बिगिनर्स के लिए, न्यूबीज़ के लिए थोड़ी सी, सारी इंडस्ट्री, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन नहीं, आप कोई भी, आप कंटेंट राइटिंग की बात कर लें, आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, SEO की बात कर लें, डेवलपमेंट की बात करें, हर चीज़ के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली अवेयरनेस फैली है, इंटरनेट फैला है, लोगों के पास एक्सेस आई है, तो एवरीबडी वांट्स टू नाउ मेक मनी। अब लेकिन सीरियस लोग बहुत कम है। ज़्यादातर लोग आ जाते हैं इंडस्ट्री में, उनको लगता है कि कोई जुगाड़ होगा, कोई शॉर्टकट होगा, मैं 2-3 माह में जो है ना लाखों कमाना शुरू कर दूंगा। जब उनको पता चलता है कि भाई यहाँ तो मेरे जैसे और बहुत सारे लोग बैठे हैं, गोरा एक पोस्ट करता है जब जॉब, तो उसके ऊपर 50 प्रपोजल चले जाते हैं 5 मिनट में, या 100 प्रपोजल चला जाता है 5 मिनट में। तो यहाँ पे अब सीरियसनेस, कमिटमेंट और अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। लेकिन पहले से, अब के टाइम में और पहले के टाइम में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि पहले अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। एक तो पहले इंटरनेट बहुत ही स्लो था, दूसरा कोई भी बंदा ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा था, आपको कहीं भी अच्छा कंटेंट नहीं मिलता था। आपने जो भी करना था, हमने बटन दबा दबा के देखा कि यार इस बटन से क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तजर्बे कर करके सीख लिया। अब आप आराम से कोई एक फ्री कोर्स उठाएं इंटरनेट से, उसको फॉलो करें, आप 1 माह में बहुत अच्छी स्किल सीख सकते हैं। इसी तरह फिर आप कोई और फ्री कोर्स उठाएं जो कि आपको फ्रीलांसिंग सिखा रहा है या ऑनलाइन पैसे कमाना सिखा रहा है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स ऑनलाइन इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, आप कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, आपने कैसे प्रोफाइल बनानी है, आपने किस तरह से क्लाइंट को रीच आउट करना है, हर चीज़ की गाइडेंस इंटरनेट पे मौजूद है। फिर गवर्नमेंट ने ऐसे, मैं आई पर्सनली वर्क विद प्रोजेक्ट कॉल्ड ई-रोजगार प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोजेक्ट है, और मैं उसमें एज अ ट्रेनर काम करता हूँ। तो ये अब गवर्नमेंट भी इसको सीरियस ले रही है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया, 5-6 सालों से चल रहा है, लाखों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर, लाखों तक इनकी एक्सेस जारी है, हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका है। तो वो ये सब कुछ पहले मौजूद नहीं था, ये ट्रेनर, ये सारा ऑनलाइन कंटेंट, ये फ्री ट्रेनिंग, ये अच्छा इंटरनेट कुछ भी नहीं था। तो एक तरह से तो चीज़ें हो गई आसान, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया। तो कंपटीशन के लिए अब सीरियस लोगों के लिए काम ज़्यादा है, नॉन सीरियस लोगों के लिए कम है। तो पहले अगर कोई बंदा शुगल के अंदर भी आता था, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करता था, उसको कुछ ना कुछ मिल जाता था। अब जो बंदा थोड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड लेके आया और मेहनत का ज़हन नहीं रखता, और उसको लगता है कि डेली आधा घंटा काम करेंगे, कुछ ना कुछ चल जाएगा, तो शायद उसका ना काम चले। उसको जहाँ शुरू में 1 घंटा 2 घंटे काम करना पड़ता, तो उसको शायद 8-10 घंटे काम करना पड़े। जहाँ 1 महीने में काम मिलना शुरू हो जाता, तो वहाँ शायद 2-3 माह में काम मिलना शुरू। मतलब पेशेंस लेवल और कंसिस्टेंसी होना बेहद ज़रूरी है। यस, अब वो उसकी रिक्वायरमेंट अब पहले से ज़्यादा हो गया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप पेशेंट हैं और आप तवज्जो से काम कर रहे हैं, तो द स्काई इज़ द लिमिट, मैंने पहले भी कहा है। मैं भी पर्सनली जिस तरह के बैकग्राउंड से हूँ, मैं नहीं मतलब आई कुड नॉट अफोर्ड कि मैं आराम से बैठ के तजर्बे करता रहूँ। मैंने जॉब भी की, साथ सारा दिन जॉब भी करते थे, 2-2 जॉब्स भी की हैं, और फिर रात में बैठ के फ्रीलांसिंग भी करते थे। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने अपने हालात बदलने हैं या नहीं बदलने। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदलने, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत भी करेंगे। ठीक है। तो मैंने तो 16-16 घंटे भी काम किया है, 14-14 घंटे काम भी किया है।
अब 2-3 घंटे काम करके भी अच्छे पैसे कमा लेते हैं, जब पहले 16 घंटे करके भी नहीं इतना तो जिन्होंने मतलब टारगेट बनाया है कि अच्छा नेक्स्ट 5 इयर्स में, क्योंकि अभी इसको इतना बूस्ट मिला है तो नेक्स्ट 5 इयर्स में तो और हो जाएगा, बिकॉज अब इसमें तो डिग्रीज लोग कर रहे हैं, एमफिल की डिग्रीज भी इसमें की जा रही है, पीएचडी की डिग्रीज की जा रही है, तो इसका मतलब ये आगे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो जाते जाते क्या टिप्स देंगे जो देख रहे हैं, खास करके यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, कि वो किन टिप्स के ऊपर अमल करें और वो इसमें आगे जा सकते हैं? देखिए, मेरी तो एक ही टिप है हर बंदे को जो देख रहा है कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री ले लें, ग्राफिक डिज़ाइन सिर्फ हम अभी बात करें, कोई भी इंडस्ट्री, उसमें आपको एक्सपर्ट बनने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर आप शॉर्टकट के लिए किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे ना, अगर आपको कोई चीज़ आसानी से मिलेगी वो जाएगी भी आसानी से। अगर आपने एक सीरियस प्रोफेशन चूज़ करना है और आपने सीरियसली इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करना है, तो आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा। आपको डेडिकेटेडली बैठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। आपको शायद महीने लग जाएं और कोई आउटपुट ना आए, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। सही, ठीक है, आपने कोशिश करनी है, आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करें। जॉब करनी पड़ रही है तो करें, ठीक है, और मामलात भी चलाएं, साथ में इसको भी ऑन द साइड चलाते रहें। जब ये इवेंचुअली इतनी स्ट्रांग हो जाए आपकी ऑनलाइन इनकम, तो आप इसको फिर अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम बना लें। तो मेरा तो एक ही मैसेज है जी कि बी कंसिस्टेंट एंड हैव पेशेंस, और शॉर्टकट्स ना ढूंढें, जुगाड़ ना ढूंढें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। एक ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, तो उनको एथिक्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, बहुत सारे लोगों का। तो वो कहते हैं कि किसी भी तरह गोरे को बेवकूफ़ बना लो, उससे पैसे कमा लो। उससे उनको तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन एक पूरी कंट्री का इमेज ख़राब होता है। कोई एक बंदा जिसका पाकिस्तानी बच्चे ने काम खराब किया, तो वो नेक्स्ट किसी पाकिस्तानी को काम नहीं देंगे। ऑब्वियसली आप अपनी इमेज जो है वो खराब कर रहे होते हैं। नवीद अहमद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। नवीद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज वर्ल्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग डे मनाया जा रहा है और इस हवाले से हमने बात की कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या और किस तरह इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो कंसिस्टेंस रहिए और जनाब पेशेंस लेवल जो है अपना बरकरार रखें और आप किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।